Hey guys, welcome to my channel. I am सो गाइस, हम यहाँ पे अपना द साउंड ऑफ म्यूज़िक जो कि बिहाइव का सेकंड चैप्टर है क्लास 9th के कोर्स बुक से, उसे स्टार्ट करते हैं। सो रश आवर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। सो यहाँ रश आवर की बात हो रही है और वो भी यहाँ पे एक जॉस्टल वर्ड भी आ रहा है। सो रश आवर दैट मीन्स जो सुबह का टाइम होता है ना, बहुत बिजी वाला आवर, उसी को हम रश आवर कहते हैं, राइट। जैसे कि आप जानते हो कि सुबह के टाइम में लोग कितने बिजी रहते हैं। स्टूडेंट्स का स्कूल टाइम होता है, फिर लोगों का अपने ऑफिस का टाइम भी होता है, तो वो क्या होता है, मोस्टली काफ़ी ज़्यादा बिजी आवर होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रश आवर बोलते हैं। रश आवर दैट मीन्स बिजी आवर, ओके। सो रश आवर क्राउड्स जॉस्टल, जॉस्टल का मतलब क्या होता है, धक्का मुक्की वाला, ठीक है। मतलब भीड़ भाड़ जब ज़्यादा रहती है तो थोड़ा बहुत धक्का मुक्की होता है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉस्टल बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्लेटफॉर्म था वहाँ के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ का सीन बताया जा रहा है कि अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म था जहाँ पर क्या था, रश आवर का टाइम था, और पोजीशन के लिए जॉस्टल यानी कि अपना जगह के लिए वहाँ पर क्या हो रहा था, भीड़ में धक्का मुक्की हो रहा था। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. So यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट गर्ल का मतलब क्या होता है, पतली सी और छोटी सी लड़की, राइट। छोटी सी और पतली सी गर्ल जो होगी उसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइट गर्ल बोलते हैं। छोटी सी और पतली सी गर्ल, ओके, तो उसे क्या बोलेंगे, स्लाइट गर्ल बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक मतलब छोटी सी पतली सी लड़की के बारे में बोला जा रहा है कि जो अपने उम्र से कम दिखाई दे रही थी, और उसका उम्र यहाँ पर कितना बताया जा रहा है, 17 ईयर्स, राइट। 17 ईयर्स बताया जा रहा है, बट वो अपने एज से क्या दिख रही थी, अब वो अपने एज से कम दिख रही थी, जो भी उसका एज था उससे, ओके। तो 17 ईयर्स का एज था वो छोटी सी पतली सी लड़की का, लेकिन वो अपने एज से कम दिख रही थी। एंड शी वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। मतलब क्या कि वो घबराई हुई थी, राइट। वो घबराई हुई थी और साथ ही साथ क्या थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। कैसे, जैसे ही उसने सुना कि मतलब जो रेलगाड़ी है ना, मतलब सुना क्या, उसने रेलगाड़ी के आने की वजह से अपने जो वाइब्रेशंस होती है उसको वो फील कर रही थी, राइट। वो क्या कर रही थी, फील कर रही थी, किसको फील कर रही थी, वाइब्रेशंस को। नाउ वो वाइब्रेशंस को फील करके एक्साइटेड हो रही थी, वाई, कोई तो रीज़न होगा। तो इसका रीज़न आप यहाँ से देख सकते हो, ये जो पर्टिकुलर सी लाइन है कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ओके। सो यहाँ पे किसी के बारे में बताया जा रहा है कि जिससे कि गॉड ने क्या कर ली थी, उसकी हियरिंग पावर जो थी वो ले ली थी, दैट मीन्स कि वो सुन नहीं सकती थी, राइट। बट सी हैड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वॉट वी हीयर सी फील। सो जो हम लोग सुन सकते थे वो क्या करती थी, वो फील करती थी। जैसे यहाँ पे हम ट्रेन के आने की चीज़ को सुन सकते हैं, ट्रेन जो आती है उसकी आवाज़ को क्या कर सकते हैं, वो जो मतलब आवाज़ होती है उसकी, उसको सुन सकते हैं, लेकिन वो सुन नहीं सकती थी, वो क्या कर सकती थी, वो फील कर सकती थी, राइट। फार मोर डीपली than any of us, that is why she express music so beautifully. So that means कि यहाँ जिस गर्ल के बारे में बात की जा रही है वो म्यूज़िक से क्या है, रिलेट करती है, राइट। जो कि हम लोग यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो सुन नहीं सकती थी, फील कर सकती थी। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, मतलब हम लोग जितना सुनकर नहीं फील कर पाते, वो मतलब बिना सुने ही उसे फील करके काफ़ी ज़्यादा डीपली उसको एक्सप्रेस करने का कैपेसिटी रखती थी। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुल्ली, दैट मीन्स कि वो म्यूज़िक को काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट करती थी। दैट मीन्स कि समवॉट कि वो क्या करती थी, म्यूज़िक प्रिपेयर करती थी, राइट। तो आगे क्या बोला जा रहा है, it was her first day at prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी येट एक्साइटेड, राइट। यहाँ पे था कि सी वॉज वेरी नर्वस येट एक्साइटेड, मतलब वो नर्वस भी थी, घबराई भी थी, और क्या थी, वो एक्साइटेड भी थी। क्यों थी, क्योंकि उसका फर्स्ट डे था। कहाँ पे फर्स्ट डे था, उसकी म्यूज़िक अकेडमी, मतलब उसका स्कूल, जो नया स्कूल था उसका, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, कहाँ पर, लंदन में, वहाँ पर था। तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए
एक्साइटेड थी, राइट। एंड डॉन्टिंग, डॉन्टिंग दैट मीन्स कि डरी हुई भी थी। डॉन्टिंग दैट मीन्स यू कैन से नर्वस ऑल्सो, वो नर्वस थी, डरी हुई थी थोड़ा, क्योंकि उसका फर्स्ट डे था वहाँ पर स्कूल में, मतलब वो जो म्यूज़िक स्कूल था वहाँ पर। और वो एक तो टीनेजर थी, एज़ यू नो कि उसका मतलब एज 17 ईयर्स था, वो एक टीनेजर थी, राइट। एंड वो क्या थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि कोई भी डरा रहेगा ना कि वो बिलोंग करती थी कहीं दूसरे जगह से और जा रही थी कहीं दूसरी जगह पर। कहाँ से बिलोंग करती थी, स्कॉटिश फार्म, दैट मीन्स स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी, राइट। एंड वो जा कहाँ रही थी, वो जा रही थी लंदन, ओके। सो but this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Okay, she was profoundly deaf. तो ये जो म्यूजिशियन थी, ये म्यूजिशियन ही हुई, वो म्यूज़िक स्कूल जा रही है, दैट मीन्स सी वांट टू बी अ म्यूजिशियन, दैट मीन्स सी इज़ अ म्यूजिशियन। तो ये जो म्यूजिशियन थी, ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, अच्छा यहाँ पे एस्पायरिंग म्यूजिशियन बोला जा रहा है, दैट मतलब कि वैसा मतलब पर्सन जो कि क्या हो, म्यूजिशियन बनना चाहता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्पायरिंग म्यूजिशियन। तो ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, उसको बहुत ही बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा था अपने म्यूज़िक जर्नी के दौरान, म्यूज़िक सीखने के दौरान उन्हें बहुत बड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ा था। और वो चैलेंज क्या था कि वो डीफ थी, सी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। तो वो डीफ थी, वो सुन नहीं सकती थी, वो सुन नहीं सकती थी। ये इसका मतलब काफ़ी बड़ा चैलेंज था जो उसको अपने म्यूज़िकल जर्नी के दौरान फेस करना पड़ा था। नाउ Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called their name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard. Says Isabel Glennie. Isabel Glennie. तो एवलिन ग्लेनी जो है वो अपनी सुनने की शक्ति धीरे धीरे यानी कि स्टेप वाइज क्या कर रही थी, खोती जा रही थी। सो उसकी मदर को याद आता है कि जब उसका नाम पुकारा जा रहा था तो वो हिल नहीं रही थी। कौन, एवलिन। सो बेसिकली वो जो गर्ल है, स्लाइड गर्ल, उसका नेम क्या है, उसका नेम है एवलिन ग्लेनी, ओके, उसका नेम है एवलिन ग्लेनी। एंड ये उसकी मदर को जब वो 8 इयर्स की थी तब का स्टोरी याद आता है कि क्या होता है कि जब मतलब उसको बुलाया जाता है पियानो प्ले करने के लिए, एंड शी डिडंट मूव। वाई, क्योंकि उसको सुनाई नहीं पड़ता उसका आवाज़, मतलब उन लोगों का आवाज़। मतलब क्या होता है कि उनकी मदर को ये फील होता है, वो महसूस कर पाती है कि वो सुन नहीं रही हैं एवलिन, जब उसे पियानो बजाने के लिए नाम बुलाया जा रहा था उनका, राइट। तो उनकी मदर यानी कि जो इज़ाबेल ग्लेनी है, उन्होंने ये कहा था, राइट। सो फॉर अ क्वाइट वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, but by the time she was 11 her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. सो यहाँ पर क्या होता है कि वो कुछ टाइम तक तो एवलिन जो होती है वो क्या करती है, अपनी डीफनेस को अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से हाइड करती है, राइट। एवलिन के जो फ्रेंड्स थे और जो टीचर्स थे उन सब से क्या करती है, ये हाइड करती है अपनी डीफनेस को, राइट। कुछ हद तक, कुछ टाइम तक वो हाइड कर पाती है। बट क्या होता है कि जब मतलब टाइम आने लगता है, जब वो 11 ईयर्स की हो जाती है तो उसका मतलब आप कह सकते हो कि उसका जो लक्षण था वो और भी ज़्यादा धीरे धीरे ख़राब होते जा रहा था। तो जो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने उसके पेरेंट्स को क्या कहा कि आप किससे दिखाओ इसे, एक स्पेशलिस्ट से, राइट, एक स्पेशलिस्ट से चेकअप करवाइए, इसका ज़रूरी है इसके लिए, राइट। ये कहती है उसकी हेड मिनिस्टर जो थी वो उसके पेरेंट्स को कहती है कि आप एक स्पेशलिस्ट से दिखाओ एवलिन को, राइट, क्योंकि मतलब उसका धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था ये डिफनेस, राइट। सो इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. So, जब उसे स्पेशलिस्ट के पास लेके जाया जाता है तो वहाँ पे क्या पता चलता है कि एवलिन का जो मतलब हियरिंग पावर था, वो जो उसकी सुनने की शक्ति थी, वो क्या हो रही थी, धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा
मतलब ख़राब होते जा रही थी धीरे धीरे। तो मतलब बेसिकली हुआ क्या कि जैसे ये मतलब दिखाया गया स्पेशलिस्ट से, तब ये पता चला कि एवलिन की जो सुनने की शक्ति है वो लगातार धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है और काफ़ी ज़्यादा वीक, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। सो उन्होंने क्या बताया कि इसको सुनने में मतलब हेल्प करने के लिए, जो भी ठीक हो जाए उसका सुनने का शक्ति, उसके लिए उसको कहाँ दे देना चाहिए, बाहर मतलब कहीं जो डीफ का जो स्कूल्स होता है, डीफ लोगों के लिए, जो डीफ चिल्ड्रंस के लिए जो स्कूल होता है वहाँ सेंड कर देना चाहिए राइट। वैसे स्कूल में जहाँ पे डीफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे सेंड कर देना चाहिए। और उसको कुछ एड्स भी प्रोवाइड किए राइट, हियरिंग एड्स आप कह सकते हो। मतलब जैसे देखो जो सुन नहीं सकते हैं उन्हें कुछ हियरिंग एड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वही सब चीज़ें से भी प्रोवाइड की गई एंड इसको डीफ स्कूल में दे देने के लिए कहा गया। सो सब कुछ अचानक क्या हो रहा था, ब्लैक लग रहा था। ऐसा कौन कहती है, एवलिन। एवलिन कहती है कि सब कुछ अचानक से ब्लैक लग रहा था। अब ब्लैक क्यों लग रहा था, दैट मीन्स कि जब हम कलर्स की बात करते हैं, जब हम कलरफुल चीज़ें की बात करते हैं ना, जब हम कोई डिफरेंट कलर्स या आप कहो कि रेनबो कलर्स की बात करते हैं, तब हम हैप्पीनेस को या जॉयफुल मोमेंट को शो करने के लिए कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, तो हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ लुकिंग, मतलब बहुत ही कलरफुल दिख रहा है सब कुछ। बट एवलिन यहाँ पे कहती है कि उसको सब चीज़ ब्लैक दिख रहा है। दैट मीन्स कि एवलिन के लिए अभी क्या, मतलब आप कह रहे हो ना, जब बुरा वक्त आता है एवरीथिंग लुक ब्लैक राइट, जब आपका टाइम ख़राब चल रहा होता है, जब बहुत बुरा वक्त आया होता है तो आपको सब अंधकार जैसा ही दिखता है। वहाँ पे कहीं कोई रोशनी नहीं दिखती आपको, आपको इनलाइटमेंट जो दे सके, मतलब आपको कुछ ऐसा वे प्रोवाइड कर सके जहाँ पे आप जा कर के अपने प्रॉब्लम्स को दूर कर सको, फेस करने की हिम्मत ला सको। तो वैसा ही एवलिन यहाँ पे कहना चाहते हैं कि सब कुछ उसे क्या लग रहा है, ब्लैक लग रहा है। दैट मीन्स कि उसका टाइम अभी सही नहीं चल रहा राइट। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एवलिन तो उनमें से नहीं है जो कि गिव अप करे राइट। एवलिन गिव अप करने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है, वो गिव अप जल्दी नहीं करती राइट। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, हमें गिव अप जल्दी नहीं करना चाहिए। सो शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसको अपना लाइफ नॉर्मली जीना था। वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड थी कि वो अपना लाइफ जारी रखेगी, वो नॉर्मली ही जिएगी, जैसे सब नॉर्मली जीते हैं वैसे ही जिएगी। और उसका जो इंटरेस्ट था म्यूज़िक में राइट, म्यूज़िक में जो उसका इंटरेस्ट था वो उसे भी क्या करेगी, बरकरार रखेगी, उसे भी खोने नहीं देगी राइट। तो इस डिटर्मिनेशन के साथ वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी। सो वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू। सो क्या होता है, अब देखो एक दिन वो क्या देखती है कि कोई एक लड़की थी, कोई गर्ल थी, और वो क्या कर रही होती है, xylophone बजा रही होती है। ऐसा होता है, इस टाइप का दिखता है। xylophone बेसिकली एक ऐसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कुछ वुडन बार्स से बना होता है राइट, और मतलब डिफरेंट बीट प्रोवाइड करता है जब आप उसको हिट करते हो तो ओके। सो यहाँ पे एवलिन देखती है कि कोई एक लड़की है, वो क्या कर रही है, वो यही xylophone जो है ये वाला ये बजा रही है। तो वो उसके मन में होता है कि मैं भी बजाऊंगी, मैं भी इसे ज़रूर बजाऊंगी, उसके मन में ये चीज़ होता है ओके। सो इस डिटर्मिनेशन को वो अपने मन में रखती है। देन क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर राइट। क्या होता है कि बहुत सारे जो टीचर्स थे वहाँ के स्कूल के, वो क्या करते हैं, उसको डिस्करेज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट लेकिन क्या, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉर्ब्स राइट। रॉन फॉर्ब्स एक क्या थे, परक्यूशनिस्ट थे। अब परक्यूशनिस्ट क्या होता है, बेसिकली जो कि आप कह सकते हो ड्रम्स या फिर कह सकते हो तबला, ये सब जो बजाते हैं उसको परक्यूशनिस्ट कहते हैं राइट। तो एक परक्यूशनिस्ट थे यहाँ पे रॉन फॉर्ब्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके पोटेंशियल को जाना समझा राइट। सो अ परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसका जो पोटेंशियल था राइट, उसको उन्होंने समझा, जाना, उसके मतलब जो उसका सामर्थ्य था करने का, उसको वो पहचान सके राइट। सो ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। सो यहाँ पे ये क्या करते कि रॉन फॉर्ब्स जो थे वो पहचान जाते कि हाँ ये कुछ कर सकती है, तो वो क्या करते, वो दो बड़े बड़े ड्रम्स लेते और उस पर डिफरेंट नोट्स प्ले करते ओके। दो अलग अलग ड्रम लेते, बड़े बड़े ड्रम, उस पर डिफरेंट नोट्स प्ले करते। एंड देन
Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. तो वो क्या कहते हैं कि तुम इसको सुनो नहीं, मतलब लोग अपने नॉर्मली कान से तो बहुत कोई सुनता है, बट तुम इसको सुनो नहीं, तुम क्या करो, तुम इसको किसी दूसरे तरीके से सेंस करो, राइट. एवलिन से ऐसा कहते हैं. सो सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. सो एवलिन यहाँ पर क्या कहती है कि उसके टीचर उसको कहते हैं कि तुम सुनो नहीं ये चीज़, तुम मतलब खुद से करो. तो एवलिन कहती है कि उसको अचानक से रियलाइज़ होता है कि जब ड्रम का मतलब हायर ड्रम बजाया जाता है ज़्यादा ऊपर की तरफ, तो वो क्या करती है अपने बॉडी के अपर पार्ट पे उसको फील कर पाती है. एंड जब लोअर ड्रम होता है तो वेस्ट के नीचे फील कर पाती है, राइट. मतलब कमर के ऊपर वो कब फील कर पाती है म्यूज़िक के बीट को, जब हायर ड्रम प्ले किया जाता है. एंड जब लोअर ड्रम होता है, लोअर बीट होती है, तो वो उसे अपने वेस्ट के नीचे फील कर पाती है. दैट मीन्स कि वो अपने बॉडी में उस सेंस को ले पा रही थी. फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of the body. So क्या होता है कि फोर्ब्स इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं, वो ड्रम को मतलब वो जो बीट होती है उसको पर्टिकुलरली लेते रहते हैं. एंड क्या होता है कि वो ये समझ पाते हैं कि इस तरह से जो भी बीट फॉलो की जा रही है उससे एवलिन अपने डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर रही है, रियलाइज़ कर पा रही है, उसे महसूस कर पा रही है, आप कह सकते हो फील कर पा रही है, राइट. तो एवलिन ऐसा कहती है कि उसको अचानक से ये रियलाइज़ होता है कि इस एक्सरसाइज को फॉलो करते करते वो कुछ ऐसे नोट्स हैं, सर्टेन नोट्स हैं जो अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट में वो क्या कर पा रही है, सेंस कर पा रही है, राइट. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. द रेस्ट वॉज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. सो वो क्या कहती है कि वो जो साउंड्स और वाइब्रेशन होता है वो अपने दिमाग और अपने बॉडी को खोल कर सीख रही थी. दैट मीन्स कि ओपन माइंडेड, राइट. शी वॉज वेरी ओपनली लर्निंग ऑल द थिंग्स. वो अपने माइंड को ओपन कर चुकी थी, अपने बॉडी को ओपन कर चुकी. दैट मीन्स कि वो म्यूज़िक के फ्लो जो होता है म्यूज़िक का उसको फील कर पा रही थी, उसको ले पा रही थी, राइट. एंड दिस द रेस्ट वॉज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. ये तो था कि वो अपने माइंड में म्यूज़िक का जो फ्लो था अपने बॉडी में, अपने माइंड में वो ले पा रही थी. और बाकी का जो भी काम था वो कौन कर रहा था, इसका हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन, राइट. ये चीज़ें उसे और ज़्यादा हेल्प कर रही थी. She never looked back from the point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of 3-year course, she had captured most top awards. So एट दैट पॉइंट जहाँ पे वो पहुँच चुकी थी, मतलब वहाँ से वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी. जिस जगह पे वो पहुँच गई, जिस पॉइंट पे वो पहुँच गई, वहाँ से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. वो यूनाइटेड किंगडम गई विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, राइट. एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ वो मतलब जब वो 16 ईयर्स की थी तो वो यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ कहाँ गई, ब्रिटेन की यात्रा की, आप कह सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स गई, यूनाइटेड किंगडम गई. एंड वहाँ से उसने क्या किया, म्यूज़िक में अपना लाइफ बनाना सोचा. नाउ थिंक, जब वो मतलब कितनी छोटी थी, 8 ईयर्स की थी, तो वो उसे पता चलता है कि वो सुन नहीं सकती है, राइट. बट इसी डिडंट गिव अप, राइट. 11 ईयर्स की होते होते उसे पता चलता है कि बिल्कुल भी नहीं सुन सकती वो, राइट. 8 ईयर्स की थी तभी तो वो थोड़ा बहुत रियलाइज़ ही कर पा रही थी. बट व्हेन सी केम टू 11th वो बिल्कुल भी नहीं, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो गया था, डेफ स्कूल में आ गई थी. बट वो म्यूज़िक को पीछे नहीं छोड़ी, राइट. म्यूज़िक को बस उसे बढ़ावा देने वाला कोई चाहिए था. एंड बढ़ावा यहाँ पर दिया किसने, रॉन फोर्ब्स जो थे, जो कि एक परक्यूशनिस्ट थे. उन्होंने इसको बढ़ावा दिया, इसको म्यूज़िक में आगे डेडिकेटेड होने के लिए. और इसने भी खूब मेहनत की, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी किया.
राइट एंड बहुत ज़्यादा मेहनत की और हार नहीं मानी, बढ़ती चली गई, कुछ एक्सरसाइजेस फॉलो किए एंड उससे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि कुछ नोट्स को वो अपने बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में महसूस कर पा रही है। एंड देन सी वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई जहां से उसे मतलब पीछे मुड़ के देखना कभी नहीं सोचा। वो यूनाइटेड किंगडम ट्रैवल की व्हेन शी वाज 16, जब वो 16 की थी, 16 ईयर्स की हुई, तो वो यूनाइटेड किंगडम गई है, राइट, ब्रिटेन गई दैट मीन्स। एंड वहाँ पर जाकर के वो एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, राइट, यूथ ऑर्केस्ट्रा को के साथ जाकर के परफॉर्मेंसेस दी। एंड साथ ही साथ वो क्या करने लगी कि वो उसे सोच लिया कि वो म्यूज़िक में अपना लाइफ बनाएगी। एंड वो ऑडिशन देने गई। कहाँ पर ऑडिशन देने गई? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। नाउ जस्ट रियलाइज़ कि जब वो एकेडमी मतलब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में वो क्या करने गई थी? ऑडिशन देने गई थी, राइट। एंड जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन सी, जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो वो कहाँ जाने वाली थी? वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में जाने वाली थी। एंड इट वाज हर फर्स्ट डे, राइट, वो फर्स्ट डे था। दैट मीन्स और यहाँ पर उसका एज क्या बताया जा रहा है? एज है उसका 17 ईयर्स, राइट, 17 ईयर्स की थी वो, ये बताया जा रहा है। एंड अब देखो इसका मतलब क्या है कि ये जो एवलीन अपना स्टोरी बता रही थी, यहाँ से जो एवलीन अपना स्टोरी बता रही थी वो ऑडिशन तक के बारे में बताई। नाउ वो यहाँ पर स्टेज पर आई, जब वो ऑडिशन देने के लिए आई यहाँ पर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, राइट, और स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। मतलब उस अकेडमी में अब तक में, मतलब उसके हिस्ट्री में, उस अकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स इसने बनाया। एंड शी मतलब वो अपना डेडिकेशन के वजह से वो हाईएस्ट मार्क्स बना पाई, राइट। एंड वो ऑफ कोर्स सेलेक्ट हो गई होगी। देन सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज ऑल्सो। तो वो ऑर्केस्ट्रा के बाद वो क्या करने लगी? धीरे धीरे वो सोलो परफॉर्मेंसेज भी देने लगी, राइट, सोलो परफॉर्मेंसेज भी देने लगी। एंड एट द एंड ऑफ 3 ईयर कोर्स, तो 3 ईयर्स का कोर्स था उसका। एवलीन का कितने ईयर का कोर्स था? 3 ईयर्स का कोर्स था। तो वो 3 ईयर्स के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद सी कैप्चर्ड टॉप अवार्ड्स। मतलब वो 3 ईयर का कोर्स जब वो कंप्लीट की तो उसे टॉप अवार्ड्स भी मिले, राइट। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 5, 6, 7 एंड 8, 9, 10 तो हम धीरे धीरे इसे भी कवर कर ही लेंगे, राइट। तो आज की इस वीडियो में हमने 4th पैराग्राफ तक कंप्लीट कर लिया, जहाँ तक हमने क्विक रिवीजन भी कर लिया, जिसमें हमने देखा कि एवलीन थी जो कि डिफ थी, राइट, बट वो उसके लाइफ में मतलब बहुत बड़ा चैलेंज आया ये डिफनेस वाला, बट वो उसको सामना उसका करते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, म्यूज़िक में इंटरेस्ट बढ़ाया। कुछ लोग ऐसे आए जो कि उसको डिसअपॉइंटेड किए, डिस्करेज किए, बट कुछ सपोर्ट के साथ वो आगे बढ़ी। वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन भी दी एंड वो सेलेक्ट भी हुई एंड शी गेट टॉप अवार्ड्स ऑल्सो, राइट। सो आई होप कि आपको ये यहाँ तक समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। And I hope you like this video. If you like this video, then don't forget to give it a thumbs up. Do subscribe the channel. Stay home, stay safe. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but